आज की कहानी का नाम है अबंडेंड लाइब्रेरी यानी परित्यक्त पुस्तकालय। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किताबें बहुत ही गजब की चीज़ हैं। इन्हें पढ़ते हुए हम एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। कुछ देर के लिए जैसे हम खुद किताब का एक कैरेक्टर बन जाते हैं। और मुझे तो कहानियों की किताबें इतनी पसंद हैं कि बस दिल करता है कि एक बड़ी सी लाइब्रेरी हो और उसमें मुझे किताबों के साथ बंद कर दिया जाए। बस किताबों के अलावा मुझे कोई और परेशान न करे। मेरे चारों तरफ दुनिया भर के लेखकों की मेहनत हो और तू उनकी मेहनत पर पानी फेरे। अरे बेवकूफ़, दिन रात किताबें ही पढ़ता रहता है। चल थोड़ी देर के लिए ग्राउंड में भी खेल लिया कर, उससे अच्छी एक्सरसाइज होती है। दीदी, तुम तो हमेशा किताबों से दूर भागती हो, तुम्हें क्या पता? शर्लक होम्स, फेमस फाइव, सीक्रेट गार्डन, हैरी पॉटर, इनके साथ समय बिताने में जो आनंद है वो प्लेग्राउंड में कहाँ। मेरी बुक वापस कर दो। हैरी बस ट्राइविस्टार टूर्नामेंट जीतने ही वाला है, वो कब तक पहुँचने ही वाला है और मैं ये चैप्टर पूरा करना चाहता हूँ। ये ले, हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर। इस किताब का तो नाम भी बकवास है। डब्बू के विपरीत डॉली को किताबें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। डॉली ने डब्बू को चपत लगाई। डब्बू तो पूरा किताबी कीड़ा है। वो अपने कोर्स की भी सभी कहानियाँ किताबें आते ही पूरी पढ़ डालता है। टीचर्स से आगे आगे उसकी पढ़ाई चलती है। हाँ, उसे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है। वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। डब्बू, तुझे पता है जहाँ वो खंडहर है ना, वहाँ कभी बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। मेरी टीचर ने बताया है। कौन? वो जो हमारे गांव के बाहर की तरफ है? हाँ हाँ, वही। पापा कहते हैं कि मुगलों ने हमारे देश की 2 लाइब्रेरीज को जला दिया था क्योंकि वो अपने यहाँ आने से पूर्व का इतिहास मिटा देना चाहते थे और चाहते थे कि सभी लोग वही मानव इतिहास पढ़ें जो वो लोग लिख कर दें। डॉली ने कहा, कितने पागल थे ना वो लोग। भला कोई इतिहास कैसे मिटा सकता है, वो तो बीत चुका है। डब्बू ने कहा, हाँ, पर कुछ पागलों को लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ताकत है। ऐसे मूर्ख आज भी दुनिया भर की प्राचीन किताबों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। स्टूपिड कहीं के। खैर, तो मुझे गांव की लाइब्रेरी की कौन सी कहानी सुना रही थी? डॉली को याद आया। ओह हाँ, तो मेरी टीचर का कहना है कि हमारा देश कभी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। देश विदेश से लोग यहाँ पर किताबें पढ़ने और लिखने के लिए आया करते थे। नालंदा और तक्षशिला ये दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज थीं। यहाँ की लाइब्रेरी में तो लाखों किताबें रखी हुआ करती थीं। भारत में ऐसी कई लाइब्रेरीज थीं, पर ये हमारे गांव की जो लाइब्रेरी है ना, वो उन सब में सबसे खास थी। डब्बू ने पूछा, अच्छा, इसमें क्या खास बात थी? इस लाइब्रेरी में सिर्फ कहानियों की किताबें हुआ करती थी। लोग आते और अपनी कल्पना से कुछ काल्पनिक कहानियां लिखते और लाइब्रेरी के बाहर ही लिखा था, हम इतिहास नहीं कहानियां सुनाते हैं, कल्पनाएं बुनते हैं और किताबों में उन्हें साकार कर देते हैं। वाह! फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक दिन मुगलों ने इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया और यहाँ की लाइब्रेरी जला दी। एक कहानी के मुताबिक जलती हुई किताबें चीखने लगीं जैसे जिंदा इंसानों को जलाया जा रहा हो। ये देखकर मुगल सैनिक इतने डर गए कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वो लोग एक एक करके मरने लगे। जिन जिन सैनिकों ने लाइब्रेरी को जलाने में योगदान दिया था, सबकी आश्चर्यजनक तरीके से मौत होने लगी। किंवदंती तो ये भी है कि उन्हें किताबों के कैरेक्टर्स ने ही मार डाला। वो कैरेक्टर्स जीवित हो उठे और किताबों से बाहर आकर उन्हें मारने लगे। वाह दीदी, तुम्हारी ये कहानी तो हैरी पॉटर से भी ज्यादा मजेदार है। बुद्धू, ये कहानी नहीं, सच है। खैर, तुझे इससे क्या, तू तो हैरी पॉटर पढ़। मैं चली अबंडेंड लाइब्रेरी देखने। क्या तुम वहां जा रही हो? हाँ, मुझे वहां की पेंटिंग बनाने का होमवर्क मिला है, तो जाना ही पड़ेगा ना। दीदी, मैं भी चलूंगा। तो चल, जल्दी तैयार हो जा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। डॉली यही तो चाहती थी। डॉली दीदी बीएफए की स्टूडेंट है और वो अक्सर चित्रकारी करने के लिए प्राकृतिक स्थानों पर जाती रहती है।
आज उसे इन खंडहरों में जाना था, तो वो किसी को अपने साथ कंपनी के लिए ले जाना चाहती थी। इसलिए उसने इतने इंटरेस्टिंग वे में डब्बू को अबंडेंट लाइब्रेरी की कहानी सुनाई। खंडहर में पहुंचकर दीदी तो पेंटिंग करने में व्यस्त हो गई और डब्बू यहाँ वहाँ देखने लगा। इस खंडहर में बस टूटी फूटी दीवारें ही बची थी, छत तो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। डब्बू कल्पना कर रहा था कि कभी यहाँ लकड़ी की शेल्फ पर ढेर सारी किताबें रखी रहती होंगी जिनमें अनगिनत कहानियां होंगी। वह आंख बंद करके कल्पना कर रहा था। फिर धीरे से उसने आंख खोली तो चौंक गया। एक टूटी दीवार से सटी हुई शेल्फ पर उसे नीचे से लेकर ऊपर तक ढेरों किताबें दिखाई दे रही थीं। किताबों के नाम भी अजीब थे। विचित्र कहानियां, उपयोगी कहानियां, निरुपयोगी कहानियां, बेसिर पैर की कहानियां, इस तरह के नाम दूर से ही चमक रहे थे। डब्बू चौंक गया। नो, नेवर, ये हो ही नहीं सकता, ये बस मेरा वहम है। अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने फिर आंख बंद की और दोबारा खोली तो सामने वाली दीवार खाली थी, पर बगल की दीवार पर अब किताबों की शेल्फ प्रकट हो चुकी थी और निश्चय ही इस शेल्फ पर जो किताबें थीं वो इससे पहले वाली शेल्फ पर नहीं रखी थीं। यहाँ की शेल्फ पर भी कुछ अतरंगी नाम लिखे हुए थे। बूझो तो जाने, क्या तुम भूत हो? जंगल में मंगल, हर दिन नया दिन, मानो या ना मानो, समय बर्बाद करने वाली कहानियां, ऐसे अनेक नाम उसे दिखाई दे रहे थे। डब्बू ने सोचा, अगर ये सपना है तो पास जाते ही किताबें अपने आप गायब हो जानी चाहिए। चलो एक किताब उठाकर देखता हूँ। डब्बू ने शेल्फ पर रखी हुई एक किताब उठाई। नाम था समय बर्बाद करने वाली कहानियां। उसने उसे खोला और पढ़ने लगा। एक बार की बात है, एक लड़के को किताबों से बहुत लगाव था। उसे एक पुस्तकालय का पता चला जहां पर अनेक अनोखी किताबें रखी हुई थीं। वह उस लाइब्रेरी में गया और किताब उठाकर पढ़ने लगा। किताब इतनी मनोरंजक थी कि कब दिन से रात और रात से फिर सुबह हो गई, उसे पता भी नहीं चला। मानो या न मानो, पर जब जब तुम अपने आसपास से अपना ध्यान हटाकर किताबों पर लगाते हो तो तुम अपना एक दिन गंवा देते हो। इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो गई। डब्बू गुस्सा हो गया। उफ, क्या बकवास है, इतनी बड़ी किताब में इतनी छोटी सी कहानी। दूसरी किताब देखता हूँ। उसने वो किताब तो वापस शेल्फ पर रख दी और दूसरी किताबों पर नजर डाली, पर तभी उसे अपनी बहन की याद हो आई। वो वापस उसी तरफ भागा जहाँ उसकी बहन बैठी चित्र बना रही थी, पर अब वो वहां नहीं थी। उसकी स्कूटी भी गायब थी। इसका मतलब वो अकेली ही घर चली गई। हद है, दीदी मुझे छोड़कर अकेली घर चली गई, भुलक्कड़ कहीं की। भूल गई होगी कि मैं भी उसके साथ आया हूँ। बड़बड़ाते हुए डब्बू वापस पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। उसे अगली किताब पढ़ने की सुध ही नहीं रही। उसके पीछे वो लाइब्रेरी कुछ देर तक दिखाई देती रही, फिर गायब हो गई। डब्बू घर में घुसा तो देखा वहां का माहौल तो बड़ा ही गमगीन था। पापा फोन पर किसी से परेशानी भरी आवाज में बात कर रहे थे। दीदी और माँ एक दूसरे से चिपकी हुई आंसू बहा रही थी। डब्बू ने गुस्से से कहा, डॉली दीदी, तुम मुझे वहां छोड़कर क्यों चली आई? मुझे पैदल ही घर आना पड़ा। अब मैं तुम्हारे साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगा, भुलक्कड़ कहीं की। मम्मी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? डब्बू मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था कल सारा दिन? मानू से गले लगाकर कहा। कल सारा दिन? डब्बू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मैंने तुझे पूरे खंडहर में ढूंढा पर तू कहीं नहीं मिला, डॉली दीदी ने भी उसको गले लगाकर कहा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर जी, मेरा बेटा वापस आ गया है जी, मैं रिपोर्ट वापस लेता हूँ। पापा ने फोन काटा और आकर उन्होंने भी डब्बू को तुरंत गले लगाया। आप लोग ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज सुबह 7 बजे डॉली दीदी के साथ अबंडेंट लाइब्रेरी के लिए गया था। वहां मैं लाइब्रेरी घूमने लगा। जब मैं वापस दीदी को देखने गया तो वो जा चुकी थी, और वो तो कहो घर बहुत ही पास में था, तो मैं पैदल चला आया, वरना पता नहीं कैसे आता। उधर तो कोई रिक्शा भी नहीं मिलता है। डब्बू क्या बोल रहा है? हम दोनों कल सुबह 7 बजे गए थे। मैंने तुझे वहां बहुत आवाजें दी और ढूंढा पर तू कहीं नहीं मिला, तभी तो मैं अकेली घर आई।
हम कल से तुझे पागलों की तरह गली गली ढूंढ रहे हैं, डॉली दीदी ने कहा। तुम कल सारा दिन कहाँ रहे बेटा, क्या किया? लगभग रोते हुए माँ ने भी पूछा। मैं नहीं जानता मम्मी। डब्बू को बहुत आश्चर्य हुआ। किताब में लिखा था कि जब तुम इस किताब को पढ़ते हो तो अपना एक दिन गंवा देते हो। क्या ये सच हो गया है? वो पूरे एक दिन के बाद घर लौटा है। हाँ, आज की तारीख और समय तो यही कह रहे हैं कि पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं। कोई बात नहीं बेटा, डोंट वरी, जाओ फ्रेश हो जाओ और कुछ खा पी लो। पापा ने उसे परेशानी में देखा तो बात बदल दी। पर पापा, उससे पूछिए तो सही कि, डॉली ने फिर इंसिस्ट किया। डॉली, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो वापस आ गया। थैंक टू लॉर्ड कृष्णा। जब उसे कुछ याद आएगा तो वो खुद बता देगा। उसे मेंटल प्रेशर मत दो, क्या पता कुछ। पापा ने डॉली दीदी को धीरे से इशारा किया। डब्बू वॉशरूम में चला गया, हाथ मुंह धोने लगा और सोचने लगा, क्या मेरे घर वालों को लगता है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ? अभी तो मैंने इन्हें उस खंडर के बारे में बताया ही नहीं, उसकी किताबों के बारे में नहीं बताया। अगर वो भी बता दिया तो ये लोग तो मुझे पागलखाने पहुंचा देंगे। हॉरिबल। मैं खुद इस घटना से कितना डर गया हूँ कि सिर्फ एक लाइन पढ़ने से मैंने पूरा दिन निकाल दिया। या शायद मैं किसी वर्म होल या टाइम टनल में था, जिसके पार जाके मैंने उस लाइब्रेरी में प्रवेश किया और मैंने किताब पढ़ने में नहीं बल्कि टनल में प्रवेश करने के कारण एक दिन गंवाया। पर फिर उस किताब में ऐसा क्यों लिखा हुआ था? वो लाइब्रेरी अनेक किताबों से भरी हुई थी। क्या मुझे वहां दोबारा जाना चाहिए? सच कहूँ तो जाना तो चाहता हूँ, पर मम्मी पापा और दीदी की हालत देखकर तो लग रहा है कि एक दिन और वहां रह गया तो या तो खुद पागल हो जाएंगे या मुझे पागल खाने में डाल देंगे। सो जस्ट फॉरगेट अबाउट द लाइब्रेरी। डब्बू ने फ्रेश होते हुए खुद को समझाया। वॉशरूम से बाहर आया तो मम्मी ने टेबल पर नाश्ता लगा ही दिया था। मम्मी पापा दीदी तीनों उसे खाने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। तीनों इसे अपने हाथों से खाने खिलाने के लिए उतावले थे। ये देखकर तो डब्बू को लगा कि आज तो बेटा कुछ भी मांग ले सब मिलेगा। दीदी, मुझे अपने लैपटॉप पे गेम खेलने दोगी ना, हैरी पॉटर पार्ट 2 वाला? डब्बू को लगा कि ये अच्छा मौका है दीदी से अपनी सब बात मनवाने का, वरना तो वो 1 घंटे से ज्यादा लैपटॉप यूज करने नहीं देती। हाँ, तू जितना चाहे उतना खेल ले, पर सिर्फ आज के लिए। कल से तू सिर्फ 1 घंटा रोज खेलेगा बस। पर पहले वादा कर, अब कभी उस लाइब्रेरी की तरफ नहीं जाएगा। दीदी ने शर्त रखी। ठीक है, नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस, लव यू। डब्बू को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी दीदी उसे कितना चाहती है। उसने नाश्ता खत्म करके उसे और बारी बारी मम्मी पापा को भी गले लगाया, फिर लैपटॉप पर गेम खेलने के लिए बैठ गया। रह रहकर उसके दिमाग में वो दृश्य घूम रहा था। वो किताबें जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। रात में वो सोने गया तो पापा ने घर को भीतर से लॉक करके चाबी अपने पास रख ली। उन्हें लग रहा होगा कि कहीं डब्बू नींद में चलने ना लगे। डब्बू रात में बिस्तर पर लेटा। तब भी वह उस लाइब्रेरी के बारे में ही सोच रहा था। अगर अब वो लाइब्रेरी में जाए तो उनमें से किस किताब को चुनेगा? और ऐसा सोचते सोचते वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अपने सपने में डब्बू फिर उसी लाइब्रेरी में था। ओह, ये तो सपना है, मैं वाकई वहां नहीं हूँ। तब मैं जो पढ़ूंगा वो होगी बेसिर पैर की कहानियां। देखूं जरा बेसिर पैर की कहानियां कैसी होंगी। डब्बू ने किताब उठाई और पढ़नी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में 5 लोग रहते थे, पर ना तो वो लोग ही समान थे ना वो गांव। गांव में किसी भी व्यक्ति के न तो सिर था न पैर। बेसिर पैर के लोग दिन भर घिसट घिसट कर काम करते और हमेशा परेशान रहते। चेहरा न होने के कारण उनकी अपनी कोई पहचान भी नहीं थी। वो सोचते किसी तरह हमें सिर और पाँव मिल जाए तो हमारा जीवन आसान हो जाए और हमको हमारी पहचान भी मिल जाए। एक बार एक सन्यासी उस गांव में आया। गांव वालों ने हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना की। सन्यासी बड़े विद्वान और त्रिकालदर्शी थे। वो गांव वालों की समस्या खुद ही समझ गए। सन्यासी ने कुछ देर ध्यान लगाया और उनकी समझ में आ गया कि समस्या का क्या हल है। सन्यासी ने बताया, तुम्हारे गांव के उत्तर में जो नदी है उसके तट पर कुछ दूरी पर एक बरगद का पेड़ है। उसी के पास तुम्हारे सिर और पैर गाड़ दिए गए हैं। जाओ, जाकर निकाल लो।
तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। मैं उन्हें तुम्हारे शरीर से वापस पहले की तरह जोड़ दूंगा और तुम सबको अपनी पहचान वापस मिल जाएगी। ये सुनकर तो गांव वाले नदी किनारे स्थित बरगद के पेड़ के नीचे दबे अपने अपने सिर और पैर लेकर आ गए, जिन्हें सन्यासी ने वापस जोड़ दिया। कहानी समाप्त। क्या बकवास कहानी है, ये कोई कहानी है? ओ गॉड, अच्छा हुआ कि मुगलों ने इस लाइब्रेरी को जला दिया। अगर आज ये लाइब्रेरी यहाँ होती तो मैं खुद जला देता। स्टूपिड स्टोरीज। कोई इतनी बकवास कहानियां कैसे लिख सकता है? उसे तो फांसी की सजा दे देनी चाहिए जिसने ये कहानी लिखी है। डब्बू ने किताब फेंकी, पर वो जमीन पर न गिरकर वापस अपनी जगह पर शेल्फ में लग गई और डब्बू सपने से बाहर आ गया। उसने करवट बदली और फिर सो गया। अगली सुबह अखबार में एक खबर सुनकर पापा अचानक चौंक गए। वो प्रायः ऐसी खबरें मम्मी को पढ़कर सुनाते थे। तो बोले, अर्जी सुनती हो क्या हो रहा है हमारे शहर में? सुनाइए, तब तो सुनूंगी। अरे आज गांव में 5 लाशें पाई गई हैं जिनके सिर और पैर गायब थे। अभी तक पुलिस शिनाख्त नहीं कर चुकी है कि ये लोग हैं कौन। हे भगवान, भला कोई इतना विभत्स काम कैसे कर सकता है? मैं तो सोच रहा हूँ लाशों के सिर और पैर कहाँ गए होंगे। डब्बू ने सुना तो सोचने लगा, बेसिर पैर के लोग? ये तो उस कहानी जैसा ही है। शाम को डब्बू अपने पालतू कुत्ते शेरू को टहलाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। वहां बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर शेरू अचानक भौंकने लगा और दोनों अगले पैरों से जमीन खोदने लगा। शेरू स्टॉप इट, वापस आओ। डब्बू ने शेरू को पुकारा, पर अचानक उसकी नजर वहां खड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी। कहानी के बाद उसे फिर याद आ गई, उस कहानी में भी एक बरगद का पेड़ था। इतनी देर में शेरू ने काफी गड्ढा खोद दिया था। वहां से गुजरते हुए एक व्यक्ति की नजर गड्ढे पर गई तो वो चीख कर भागने लगा, लाश लाश, वहां किसी की लाश है। बाकी लोग भी तुरंत वहां इकट्ठा हुए। किसी के पैर की उंगलियां गड्ढे में साफ दिखाई दे रही थीं। डब्बू शेरू को लेकर तुरंत घर आ गया। डर के मारे उसने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा। क्या वो पैर उन्हीं लाशों के होंगे जिनके बारे में आज अखबार में फोटो छपी थी? पापा बात कर रहे थे। रात में सोने के लिए आंख बंद करते हुए डब्बू को डर लगने लगा। डॉली ने उसकी परेशानी देख ली। डब्बू, क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। डब्बू, सच बता, जब से तू घर आया तब से बदला बदला सा है। तूने किताबें पढ़नी भी छोड़ दी हैं और मुझसे बात बात पर झगड़ना भी छोड़ दिया है। तुझे मेरी कसम, सच बता। तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे झगड़ा शुरू कर दूं? डब्बू ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि तू पहले जैसा हो जाए, प्लीज। क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकते? तुम तो छोटी सी छोटी बात भी मुझे बताते थे। मैंने बताया तो तुम यकीन नहीं करोगी। चाहे दुनिया ना करे, पर मैं करूंगी मेरे भाई। तू बता तो सही। डब्बू ने अपनी बहन को सारी बात बता दी। डॉली ने कहा, रुक, मैं मंदिर से तेरे लिए हनुमान जी का लॉकेट लेकर आती हूँ, उसे पहन ले, इससे तुझे बुरे सपने नहीं आएंगे। दौड़ी दौड़ कर गई और लॉर्ड हनुमान का पेंडेंट वाला लॉकेट ले आई। लॉकेट पहनने के बाद भी डब्बू बड़ी देर तक सो नहीं सका, पर आखिर कब तक आंख खुली रखता। आंख बंद हुई तो फिर खुली उसी लाइब्रेरी में। नहीं, आज मैं कोई बकवास लाइब्रेरी की कहानी नहीं पढ़ूंगा। तुम्हारी सारी कहानियां बकवास है, तुम दुनिया की सबसे बकवास लाइब्रेरी हो, चीखते हुए डब्बू ने कहा। लाइब्रेरी की किताबें फुसफुसाते हुए उससे मिनती करने लगी, प्लीज प्लीज हमें पढ़ो, हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कोई हमें पढ़ेगा, समझेगा, सराहेगा। डब्बू ने ना चाहते हुए भी एक किताब उठाई ली। इसका नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग था। किताब का नाम था बदला बुरी बरा है। एक बार की बात है, एक लड़की थी। वो अपने छोटे भाई के साथ कहीं जा रही थी। बहन आगे आगे चलती जाती और भाई का ध्यान ही ना रखती। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि भाई तो उसके पीछे है ही नहीं। वो कहाँ रह गया, ये सोचकर वो वापस उसे ढूंढने निकल पड़ी, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उसका भाई नहीं मिला। तो वह दुखी मन से लौट आई। अगले दिन उसका भाई दुखी और रोता हुआ घर पहुंचा। बहन ने उससे पूछा कि तुम कल कहाँ थे? तो उसने बताया कि जंगल में एक पेड़ की लताओं ने उसे जकड़ लिया था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ा कर आया है।
ये सुनकर उसकी बहन ने कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काटने पहुंच गई। जैसे ही उसने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ की शाखाओं ने बढ़कर उसे जकड़ लिया और उसे लेकर ऊपर आसमान में गुम हो गई। इसके बाद उस लड़की को किसी ने नहीं देखा। थैंक्स गॉड, तुम्हारी इस कहानी में कुछ सीख पैर तो था। डब्बू ने मुस्कुराकर किताब बंद कर दी और वापस रख दी। अगली सुबह वो उठा तो सबसे पहले डॉली दीदी को वो कहानी सुनाने के लिए ढूंढने लगा। मम्मी, दीदी कहाँ है? अरे वो तो सुबह सुबह केरोसिन और माचिस लेकर पीछे बगीचे में सूखी घास और कांटे और झाड़ियाँ, मरे हुए पौधों आदि को जलाने गई है। मैं तो बड़े दिनों से तुम्हारे पापा से कह रही थी, पर वो सुन ही नहीं रहते। जाओ जाकर देखो, कुछ मदद तो नहीं चाहिए उसे। डब्बू दौड़कर पीछे गार्डन में पहुंचा, पर ये क्या, वहां दीदी तो थी ही नहीं। ना तो उसने कटीली झाड़ियां काटी थी, न सूखी पत्तियां इकट्ठा की थी। वो तो यहाँ आई ही नहीं, तो आखिर गई कहाँ? कहीं, ओह नो, कहीं वो उस कहानी वाली बहन की तरह लाइब्रेरी को जलाने तो नहीं पहुंच गई? वरना उसे केरोसिन और माचिस की क्यों जरूरत पड़ती? नहीं, उसकी जान जरूर खतरे में है। डब्बू तुरंत भागा और उसी जगह पहुंचा जहां वो लाइब्रेरी थी, पर वहां कोई नहीं था। डॉली का कुछ अता पता नहीं था। वो वहां आई जरूर थी। मिट्टी पर उसके पैरों के निशान ताजा थे। जमीन पर एक माचिस की डिब्बी पड़ी हुई थी। ओह गॉड, वो तो एक माचिस की डिब्बी पड़ी है। इसका मतलब जब वो उस अबंडन लाइब्रेरी में घुसी तो माचिस बाहर ही गिर गई और वो सिर्फ केरोसिन के साथ अंदर गई। नहीं, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डब्बू बहुत रोया, चिल्लाया, विनती की, पर कुछ नहीं हुआ। ना तो वो पोर्टल खुला, ना उसकी बहन वापस आई। वो दुखी मन से वापस लौट आया। जिस तरह मम्मी पापा एक दिन उसके लिए परेशान थे, आज वो दीदी के लिए परेशान हो रहे थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। डब्बू इतनी छोटा भी नहीं है कि वो इनकी परेशानी की वजह न समझ सके। गांव में कभी कभी जंगली जानवर घुस आते हैं। अक्सर जानवरों और इंसानों की छत विछत लाशें खेतों में पड़ी पाई जाती हैं। उनके शरीर की दुर्दशा देखकर तो मौत भी रोने लगती होगी। डब्बू के माता पिता को लगा कि उनकी बेटी के साथ भी कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, या कहीं वो किसी दुराचारी के हाथों में ना पड़ जाए। डब्बू जानता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस उस भूतिया लाइब्रेरी में कैद है। उसने सोचा, जैसे लाइब्रेरी ने 24 घंटे के बाद मुझे छोड़ दिया था, शायद वो दीदी को भी छोड़ दे। यही सोचते हुए रात में वो जल्दी सोने चला गया। पापा रात 2 बजे तक घर नहीं लौटे। आज डब्बू ने सपने में खुद को उस लाइब्रेरी में नहीं पाया। वो परेशान हो गया। सुबह वह तरोताजा उठा। दीदी को गए 24 घंटे से ज्यादा हो गए, पर उसकी दीदी वापस नहीं आई। तब डब्बू दीदी को लेने के लिए उस लाइब्रेरी में वापस पहुंचा। अबंडन लाइब्रेरी, तुम तो यही चाहती हो ना कि कोई तुम्हारी किताबों को पढ़ाए, उसकी सराहना करे, तो लो, मुझे साथ ले चलो। मेरी बहन को किताबें बिल्कुल पसंद नहीं है। किताबी कीड़ा तो मैं हूँ और मैं तुम्हारी लाइब्रेरी की सभी किताबें पढ़ूंगा। हाँ, मैं तो चाहता ही था कि मुझे हमेशा के लिए किसी लाइब्रेरी में छोड़ दिया जाए जहाँ मेरे चारों तरफ किताबें ही किताबें हों। मुझे आने दो प्लीज़, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी बहन को छोड़ दो। ऐसा कहकर डब्बू रोने लगा। वो घुटने को बल गिरा और दोनों हाथों से आंख बंद करके रोने लगा। जब आंख खोली तो सामने वही लाइब्रेरी थी। किताबें उन टूटी फूटी दीवारों पर करीने से लगी हुई थी। वो आगे बढ़ा और किताबों की शेल्फ के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और माचिस की एक डिब्बी निकाली। बताओ मेरी बहन कहाँ है? पहले उसे यहाँ से जाने दो, वरना जो काम उसने अधूरा छोड़ दिया था उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तुम्हारी सारी किताबें जला दूंगा। लाइब्रेरी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हाँ, किताबें धीमी आवाज में आपस में फुसफुसाने जरूर लगी। अच्छा तो ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया है। डब्बू ने माचिस की तीली जलाई और किताबों की एक शेल्फ की ओर उछाल दी, पर तभी किसी ने तीली को हवा में रोक दिया। डॉली दीदी। डब्बू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं इस भूतिया लाइब्रेरी से नफरत करता हूँ और आज के बाद मैं कभी किताबें नहीं पढ़ूंगा। किताबें बहुत गंदी हैं। डब्बू ने अपनी बहन के गले लगकर रोते हुए कहा। नहीं मेरे भाई, किताबें तो बहुत अच्छी होती हैं। बेवकूफ़ तो मैं थी जो किताबों से दूर भागती थी। शायद मुझे किताबों का महत्व बताने के लिए ही ये लाइब्रेरी यहाँ प्रकट हुई है। मैंने अनेक किताबें पढ़ी, यहाँ तो कुछ भी नहीं। पूरी लाइब्रेरी तो तुमने देखी नहीं है। इस लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी किताबें हैं जिन्हें हमने वर्षों पूर्व ही खो दिया था। हम उन्हें पढ़कर दोबारा से अपनी दुनिया में वापस ला सकते हैं। ये कोई भूतिया लाइब्रेरी नहीं है, ये तो बस एक भूली बिसरी लाइब्रेरी है। आज के बाद हम दोनों मिलकर
यहाँ की सभी किताबें पढ़ेंगे। पढ़ोगी ना मेरे साथ? हाँ, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। थैंक्स अबंडेंट लाइब्रेरी, तुमने मेरी बहन मुझे वापस कर दी। दीदी, पापा ने तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई है। वो इन सब से बहुत परेशान थे। अब हम घर जाकर सबको क्या बताएंगे? ये भी ये लाइब्रेरी ही बताएगी। डॉली दीदी ने किताब उठाई। किताब का नाम था अतीत की ओर। एक लड़की थी, वो अपनी उसी घिसी पिटी दिनचर्या से परेशान होकर एक मनोरंजक यात्रा पर निकली। रास्ते में उसने कई सुंदर दृश्य देखे। वो खुश थी कि उसके जीवन में कुछ नया हो रहा था। पर फिर वो अपनी यात्रा के सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच गई। वो एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां से कोई भी रास्ता कहीं भी नहीं जाता था। वह कहीं भी जाती तो वापस उसी जगह पहुंच जाती। अब वो पछताने लगी, रोने लगी और रोते रोते सो गई। बस इसी के साथ ही कहानी खत्म होती है। अगली सुबह पहले डॉली और फिर डब्बू की नींद खुली। दोनों अपने अपने बिस्तरों पर सोए थे। ये वही दिन था और वही तारीख जब डॉली केरोसिन लेकर लाइब्रेरी गई थी। दीदी, क्या तुम्हें कल का कुछ भी याद है? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। अब मैं भी उस भूली बिसरी लाइब्रेरी की मेंबर बन चुकी हूँ। हम साथ में वहाँ किताबें पढ़ने चलेंगे। वाओ, आई लव बुक्स एंड लाइब्रेरीज। दोनों हंसते हुए बाहर आए। अजी, मैं रोज तुमसे कहती हूँ कि पिछले बगीचे की कटीली झाड़ियाँ, सूखे पत्ते बहुत हो गए हैं, उन्हें साफ कर दो ताकि मैं वहाँ किचन गार्डन बना सकूं। मम्मी सुबह सुबह पापा पर गुस्सा कर रही थी। मम्मी, आज संडे है, हम दोनों की छुट्टी है, तो हमें केरोसिन और माचिस की तीली दो, हम दोनों खुद बगीचा साफ कर देंगे। डब्बू बोला। अरे वाह, पर ध्यान से करना बेटा, पापा ने उनसे कहा और फिर अखबार पढ़ने लगे। डोंट वरी, हमारी जोड़ी तो बेस्ट है। हमने एक साथ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ये तो बस एक गार्डन की सफाई करने जैसा मामूली काम है। डब्बू